वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 195 है। यूपीपीएससी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। देखिए, हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के किस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया? बताइए, 11वें, 15वें, 17वें या 20वें? ठीक है, कोप 15 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी कोप 15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया। देखिए, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्ष 2030 तक के लिए जो है 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता सम्मेलन संपन्न हुआ। और कोप 15 का जो पहला भाग है वो कुनमिंग चीन में हुआ। और इसमें जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया तथा कुनमिंग घोषणा को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विगत वर्ष चर्चा में रहा पुनौरा धाम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? पुनौरा धाम यह है बिहार का। देखिए, 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा राज्यसभा में बताया गया कि बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना और रामायण सर्किट में तथा प्रसाद योजना में जो है शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। और बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम गांव में माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर है। इसे ही पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे प्रसाद योजना की, तो प्रसाद योजना सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों पर सुविधाओं और अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। और वहीं स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट आदि हैं। बिहार में प्रसाद योजना के अंतर्गत पटना साहिब का विकास तथा स्वदेश दर्शन योजना के तहत जैन परिपथ का विकास, ठीक है, कांवरिया परिपथ का विकास, गांधी परिपथ का विकास, रामायण सर्किट और बौद्ध परिपथ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। फीफा विश्व कप कतर 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ठीक है, फीफा विश्व कप कहाँ हुआ? ठीक है, उपविजेता कौन है, विजेता कौन है, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला है? 3-4 सवाल हैं। ठीक है, एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है इस बार फीफा विश्व कप से। तो गोल्डन बूट जो अवार्ड मिला है वो मिला है किलियन एम्बापे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर जीता। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा जो है विश्व कप फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। और पहला फीफा विश्व कप वर्ष 2030 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था और उरुग्वे ही उसका विजेता बना था। वर्ष 1930 से 1970 तक दिया जाने वाला ट्रॉफी कप जो है वो जूल्स रिमेट ट्रॉफी था। ठीक है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, जिसका नाम उस फ्रांसीसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था जिसने टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1970 में प्रतियोगिता के लिए फीफा विश्व कप नामक एक नई ट्रॉफी शुरू की गई। पुरस्कार की बात करें तो फीफा ने पूरे विश्व कप में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, युवा खिलाड़ी, फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड।
ठीक है, एग्जाम के लिए ये और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा और टफ कर देगा तो ये भी पूछ लेगा। तो जो गोल्डन बूट, इसके लिए जो गोल्डन बूट मिला है वो मिला है किलियन एम्बापे को, ये नाम याद रखिएगा। और गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी। ठीक है, या तो ये पूछेगा ये पूछेगा एग्जाम में। और फीफा फेयर प्लेयर प्ले अवार्ड जो मिला है वो इंग्लैंड को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस या किन गतिविधियों की अनुमति पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन में है? कौन कौन सी गतिविधियों की अनुमति होती है इको सेंसिटिव जोन में? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जैविक खेती करना, वर्षा जल संचयन करना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए, जो अनुमति है उसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है इसमें इको सेंसिटिव जोन में। ठीक है, एक तो प्रोहिबिटेड होती है और एक विनियमित होती है, और दूसरी जो थर्ड होती है वो आज्ञा के अनुरूप होती है। ठीक है, यानी परमिशन लेकर। तो ये तीनों की तीनों गतिविधियां जो हैं वो इको सेंसिटिव जोन में की जा सकती हैं। ठीक है, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो 2002 से 2016 है, उसने निर्धारित किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। ठीक है, कौन कर रही हैं? राज्य सरकारें। अब इसमें 3 होती हैं। देखिए, एक तो होती है प्रोहिबिटेड यानी निषिद्ध होती है, दूसरी रेगुलेटेड होती है यानी विनियमित होती है, और तीसरी होती है अनुमति प्राप्त गतिविधियां, अनुमति लेके जो है गतिविधियां करना। तो जो प्रोहिबिटेड हैं जैसे कि वाणिज्य खनन करना, आरा मिले, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना, लकड़ी या व्यावसायिक उपयोग करना, पर्यटन संबंधी गतिविधियां करना जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर वो गर्म हवा का जो गुब्बारा होता है, ठीक है, वो उड़ाना, अपशिष्टों का निर्वहन करना और कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन करना। जो रेगुलेटेड हैं मतलब विनियमित गतिविधियां जैसे कि पेड़ों की कटाई करना, होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना करना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग करना, बिजली के तारों का निर्माण करना, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन जैसे कि भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना और सड़कों को चौड़ा करना आदि। जो अनुमति प्राप्त गतिविधियां हैं वो है संचालित कृषि करना या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन करना, जैविक खेती करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस में थे इसलिए तीनों सही हैं। सभी गतिविधियों के लिए जो है हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, ये हैं अनुमति प्राप्त गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है पुडुचेरी, डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया और इसको प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा संकलित किया गया है। यह रिपोर्ट वैश्विक सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के संदर्भ में भारत के प्रदर्शन की भी जांच करती है, जिसे वर्ष 2013 से सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। सूचकांक के निष्कर्ष की बात करें तो उच्चतम SPI स्कोर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का है, और न्यूनतम SPI स्कोर किसका है? झारखंड और बिहार, दोनों एक ही पायदान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द है ऑफ साइड, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। ऑफ साइड यहाँ फुटबॉल से संबंधित है, बी है इसका आंसर। तो ऑफ साइड शब्द का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल खेल से, और यह नियम पहली बार वर्ष 1883 में पेश किया गया। यह नियम गोल करने के लिए विपक्षी गोल के पास मौजूद खिलाड़ियों को रोकने हेतु बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय स्किमर्स निम्नलिखित में से कहाँ देखे जा सकते हैं? यही है इंडियन स्किमर्स। गंगा नदी के मुहाने पर, ब्रह्मपुत्र नदी
नर्मदा नदी के मुहाने पर, गोदावरी नदी के मुहाने पर। डी सही है इसका आंसर। देखिए, एशियाई जल पक्षी गणना 2023 के अनुसार आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का मुहाना भारतीय स्कीमर्स यानी इंडियन स्कीमर्स के लिए एक प्रमुख एवं सुरक्षित निवास स्थान बन गया है। और भारतीय स्कीमर्स का एक अन्य सामान्य नाम क्या है? इंडियन सीजर्स बिल। ठीक है, इंडियन सीजर्स बिल। भारतीय स्कीमर्स भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहानों पर पाए जाते हैं और ये सर्दियों में जो है विशाल क्षेत्रों में फैल जाते हैं। और इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? किसके लिए किए गए? इनमें से अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 5वीं अनुसूची की बात करें, फिर 6ठी अनुसूची की बात करें, तो 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये। तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई है सिंगापुर में। तो बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई और यह एशिया प्रशांत और अरब देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। 17वें एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्र हैं। कौन कौन से? समावेशी, टिकाऊ और लचीले मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति हेतु एकीकृत नीति एजेंडा, औपचारिक तथा सम्मानजनक कार्य की ओर प्रस्थान की सुविधा के लिए संस्थागत ढांचा, सामाजिक और रोजगार संरक्षण के लिए मजबूत नींव और अधिक और बेहतर नौकरियों के लिए उत्पादकता में वृद्धि और कौशल को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए एक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं? 100 कार्य दिवस, 150 कार्य दिवस, 190 कार्य दिवस, 193 कार्य दिवस। 365 में से जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम करता है मात्र 193 दिन। बाकी छुट्टी हजारों केस पेंडिंग है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो 5 महीने तो छुट्टी पर ही चला गया। और जो हाई कोर्ट है वो 210 दिन काम करता है, यानी 4 महीने वो भी छुट्टी पर चला गया। तो डी है इसका आंसर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए एक वर्ष में 193 कार्य दिवस होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय लगभग 210 दिनों के लिए कार्य करते हैं और ट्रायल कोर्ट जो है 245 दिनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी सबसे छोटा कोर्ट है वो सबसे अधिक काम कर रहा है। और उच्च न्यायालयों के पास सेवा नियमों के अनुसार अपने कैलेंडर बनाने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 2 लंबी अवधि के अवकाश होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश। लेकिन इन अवधियों के दौरान तकनीकी रूप से पूरी तरह से न्यायालय का कामकाज जो है बंद नहीं होता। ठीक है, तो डी करेक्ट है। जज तो आएंगे नहीं, ठीक है, सुनवाई होगी नहीं, तो तकनीकी रूप से तो वही क्लर्क वगैरह ही जो, ठीक है, पुराने जो केस पेंडिंग हैं उसी में ही सुधार, अनुपूरक चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं बस। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अय्यनूर अम्मानूर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अय्यनूर अम्मानूर उत्सव जिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है इनमें से उस जनजाति का नाम है कोटा जनजाति। तो अय्यनूर अम्मानूर जो है नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, नीलगिरी की है कोटा जनजाति। कोटा जनजाति भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इनको कोब और कोतर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
देखिए, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है और इस मिशन के लिए प्रारंभिक जो परिव्यय है वो 19,744 करोड़ रुपए होगा, जिसमें हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपए, मुख्य परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपए, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपए और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए शामिल हैं। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इंडियन एनर्जी वीक भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सप्ताह 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य मनाया गया और भारत के प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में इस सप्ताह का उद्घाटन किया। कौन सा करेक्ट है इसमें? भारत ऊर्जा सप्ताह, इंडियन एनर्जी वीक, बिल्कुल पहला सही है। 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में इस सप्ताह का उद्घाटन किया। तो दो वाले स्टेटमेंट बी में है, तो बी सही है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडियन एनर्जी वीक 2023 कब मनाया गया? 6 से 8 फरवरी 2023। क्या उद्देश्य है इसको मनाने का? भारत को एक ऊर्जा अंतरण शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा। कौन है इसका लेखक? आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा का लेखक हैं डॉक्टर मुनीराम सकलानी। देखिए, पुस्तक का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा। इसका विमोचन हुआ 25 जनवरी 2023 को और इसके लेखक हैं साहित्यकार डॉक्टर मुनीराम सकलानी। और विमोचन किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या है इस पुस्तक में? आज़ादी से लेकर अब तक 75 वर्षों में राजभाषा हिंदी की प्रगति यात्रा का विस्तृत वर्णन और भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत किए गए प्रयासों का उल्लेख है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जनवरी 2023 में 15वां प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ISIL-SEA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आपको बताना है कि यह जो आतंकवादी संगठन है वो किस देश से संबंधित है। और किसी संगठन को आतंकवादी संगठन अगर घोषित कर दिया जाए तो कौन कौन सी चीज़ें जो है बैन हो जाती हैं उसकी। तो ISIL-SEA जो आतंकवादी संगठन है वो है इराक का। डी है इसका आंसर। देखिए, ISIL-SEA और इसका पूरा नाम क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इसको आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, यानी यूएनएससी ने। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित जनवरी 2023 में इसको किया गया। वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया गया इसको। अगर किसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए तो आतंकवादी संगठन घोषित करने से जो है इस संगठन की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। ठीक है, यानी जब्त कर ली जाएगी। उसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसे हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है सुपरनोवा से रिलेटेड। सुपरनोवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सुपरनोवा एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट है जो एक विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। यह तारे के कोर के पतन के कारण होता है जो ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकता है। सुपरनोवा भारी तत्वों के साथ अंतरतारकीय माध्यम के संवर्धन और कॉस्मिक किरणों के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं सुपरनोवा से संबंधित। तो डी है इसका आंसर। तो सुपरनोवा की बात करें तो सुपरनोवा एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट है जो एक विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। यह तारे के कोर के पतन के कारण होता है जो ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकता है। सुपरनोवा भारी तत्वों के साथ अंतरतारकीय माध्यम के संवर्धन और कॉस्मिक किरणों के प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुपरनोवा जो है वो दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 सुपरनोवा और टाइप 2 सुपरनोवा। ठीक है, देखिए, टाइप 1 सुपरनोवा की बात करें तो यह एक सफ़ेद बौने तारे के थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट के कारण होने वाला सुपरनोवा है जो एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। सफ़ेद बौना अपने
साथ ही तारे से सामग्री प्राप्त करता है और जब इसका द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह अस्थिर हो जाता है एवं विस्फोट हो जाता है। टाइप 2 सुपरनोवा की बात करें तो यह एक विशाल तारे के कोर के गुरुत्वीय पतन के कारण होता है। जब किसी तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है तो तारे की बाहरी परतें जो है अंदर की ओर धंस जाती हैं, जिससे कोर अत्यधिक गर्म और घना हो जाता है। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और तारे में विस्फोट होता है। तो डी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कहाँ पर एशिया प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय है? कहाँ पर है? हनोई, जकार्ता, बैंकॉक, काठमांडू? बैंकॉक में है। देखिए, एशिया प्रशांत डाक संघ एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में। और भारत जो है एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन यानी एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ठीक है, जनवरी 2023 से काउंट होगा, भारत एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में चुना गया है। यानी एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है। और यह पहली बार है जब कोई भारतीय पोस्टल क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। विनय प्रकाश सिंह का नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है? ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों का मसौदा जो जारी किया है वो किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए में। तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित नियमों को जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया है। देखिए, ऑनलाइन खेलों को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और निकाय द्वारा मात्र स्वीकृत खेलों को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति प्राप्त होगी। इस तरह के प्रश्नों को यूपीएससी बहुत पूछती है। स्वनियामक निकाय में ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान और चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों के 5 सदस्यों का एक निदेशक मंडल होगा। और स्वनियामक निकाय की संख्या 1 या उससे अधिक हो सकती है और उन सभी को पंजीकरण के मानदंडों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट के साथ केंद्र को उन खेलों के बारे में सूचित करना होगा जिन्हें उन्होंने पंजीकृत किया है। इन सभी का आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो इसको। ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ए है इसका आंसर। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक अनुशासनिक इकाई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अच्छा, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में और जबलपुर में जो है इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और रामनाथपुरम में, गोरखपुर में, मोतिहारी में, नाथुला में और मोरेह में जो है 5 सीमा इकाइयाँ भी अवस्थित हैं। इसको भी याद रखिएगा। बाकी मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्रिस्पर Cas9 तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यूपीएससी ने 4 साल पहले पूछा था ये सवाल। देखिए, क्रिस्पर Cas9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक सीजर्स के रूप में वर्णित किया जाता है। इस तकनीक की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के कट कॉपी पेस्ट कार्यकर्ताओं से की जाती है। सॉरी, कार्यात्मकताओं से की जाती है, कार्यकर्ताओं से नहीं। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्रिस्पर Cas9 से संबंधित जो तकनीक है सी है इसका आंसर। देखिए, यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है, ठीक है, क्रिस्पर Cas9, जिसकी सहायता से शोधकर्ता Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमले से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का निर्माण करते हैं।
क्रिस्पर कैस9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक सीजर्स के रूप में वर्णित किया जाता है और इस तकनीक की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के कट कॉपी पेस्ट या ढूंढें बदलें कार्यात्मकताओं से की जाती है। ठीक है। डीएनए अनुक्रम में गड़बड़ी जो बीमारी या विकार का कारण होती है को काटकर हटा दिया जाता है और फिर एक सही अनुक्रम से बदल दिया जाता है। ठीक है। यह तकनीक एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र जैसी है जिसका उपयोग कुछ बैक्टीरिया खुद को वायरस के हमले से बचाने के लिए करते हैं। तो सी करेक्ट है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, एक आधा प्रश्न जीएस का होगा इसमें। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।